हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन के बाद में आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको 3 सेकंड दूंगा जिसमें आप आंसर इजीली दे पाएंगे और उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपका ये जो वीडियो है वो टेस्ट के रूप में हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपके 25 क्वेश्चन में से लगभग 20+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे आपको 3 सेकंड मिलते हैं और आपको फटाफट आंसर देना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों को स्वायत्तता का क्या मतलब है? प्रांत यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनको प्रांत कहा गया है और उनको स्वायत्तता यानी कि उनको खुद के नियम बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि केंद्र सरकार अपने नियम बनाती है, राज्य सरकार अपने नियम बनाती है, तो राज्य सरकार को अपने नियम बनाने की जो स्वतंत्रता है उसे ही हम प्रांतों की स्वायत्तता कहते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे जैसे कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें केंद्र सरकार ही अपने नियम बनाती हैं। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो जो है हमारा जो संविधान है उसमें ज़्यादातर अनुच्छेद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अनुच्छेद थे उनको सेम लिया गया है, तो इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शासन की एकात्मक पद्धति है उसके क्या लाभ है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आंसर बताना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति, एकात्मक पद्धति का मतलब क्या है कि यदि जो सारा कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के अंडर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकात्मक पद्धति। क्योंकि जैसे लोकतंत्र या फिर हम इसे कह सकते हैं द्वैध पद्धति होती है, वहाँ पे राज्य का भी अधिकार होता है नियम बनाने का। तो यदि एकात्मक पद्धति होगी उसमें राज्य सरकार का कोई जो है कंट्रोल नहीं होगा, वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंडर में होगा। इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र की बजाय जो है शासन एक तंत्र हो जाएगा, क्योंकि एक के हाथों में कंट्रोल रहेगा तो वो अपने हिसाब से नियम बनाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत कौन सी प्रणाली जाती है। तो आपको यहाँ पे 3 सेकंड मिलते हैं, फटाफट आपको आंसर देना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था लोकतंत्र के विपरीत क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स, लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को एक समान व्यवस्था मिलना, एक समान कानून और एक समान दर्जा। लेकिन जाति व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि सभी को समान दर्जा नहीं मिलता। तो ये लोकतंत्र के विपरीत है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन। तो यदि जनता का शासन होगा तो वहाँ पे सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जाति व्यवस्था में समान दर्जा नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जैसे पहला है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, दूसरा है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका और तीसरा है मूल अधिकार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। भारत की नागरिकता जो है उसको प्राप्त करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है पंजीकरण। तो जो फर्स्ट है वो सी के साथ में मैच हो जाएगा। और भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका है कि यदि उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और जो बी दिया गया है ये एक मूल अधिकार है, विधि के तहत समता या फिर विधियों के समान संरक्षण। विधि यानी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार होता है या कानून के सामने सभी समान होते हैं, इसी को हम बोलते हैं विधि के तहत समता या फिर समान संरक्षण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, CAB। फर्स्ट और सेकंड थर्ड से कौन मिल रहा है? CAB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है, लिखा नहीं गया है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा बी, यूके। यूके का जो संविधान है वो अलिखित है। तो यूके में क्या है? क्या एक तंत्र है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे लोकतंत्र है।
लेकिन वहाँ का जो संविधान है वो लिखा नहीं गया, वहाँ पे जो पारंपरिक नियम है उसके हिसाब से संविधान चलता है। और भारत का संविधान लिखित संविधान है, आप सभी को पता है। जो भारत का संविधान है वहाँ पे जो टोटल भाग है वो 22 भाग है, और यहाँ पे अनुच्छेद की बात करें तो वो है 395, और हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनमें भारत का पूरा संविधान लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं। मदें का मतलब क्या है, यहाँ पे मदें का मतलब है कितने विषय हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। आपको 3 सेकंड मिलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यहाँ पे आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत की जो अनुसूचियाँ हैं संविधान की, टोटल अनुसूचियाँ अभी मैंने आपको बताई थी 12 अनुसूचियाँ हैं। उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियाँ दी गई हैं। संघ सूची क्या है? संघ सूची यानी कि जिसमें केंद्र सरकार अपने नियम बनाती है और उसमें जितने भी विषय दिए गए हैं उनमें केंद्र सरकार ही बनाती है। तो संघ सूची में टोटल जो विषय हैं वो कितने हैं? 97। और उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो टोटल 66 विषय हैं जिनमें राज्य सरकार जो है वो नियम बनाती हैं। और एक है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाती हैं, और इसमें टोटल कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये किस में दिए गए हैं? ये आपकी अनुसूची 7 में दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया है। तो आपको बताना है ये आपकी न्यायिक समीक्षा जो है वो कहाँ से ली गई है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि मौलिक अधिकार हुआ, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति संबंधित व्यवस्था जो है वो भी अमेरिका से ली गई है। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा, ये सभी के सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अनुच्छेद 368 है उसके तहत संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये ऐसे विषय हैं जिनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संघवाद निकट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है, और कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो संघवाद का मतलब ही है संघीय प्रणाली। तो आपको ये बताना है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर अमेरिका। अभी तक तो आपने आंसर दे दिया होगा। यदि आपको आता है तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। संघवाद यानी कि संघीय प्रणाली है जो है वो कनाडा से ली गई है, इसलिए हमारा संघवाद जो है वो कनाडा के निकट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो प्रारूपण समिति थी या प्रारूप समिति उसके सदस्य कौन नहीं थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है सी दिया गया है ये गोपालाचारी नहीं होगा, यहाँ पे होगा गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी एग्जैक्ट हो जाएगा। जो बी आर अम्बेडकर थे वो हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गए आपके अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पे कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य यदि आपको पूछे तो कुल सदस्य 7 थे। कौन कौन से सदस्य थे मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको नोट करना है। पहले तो यही हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी, तीसरे आपके के एम मुंशी यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और बी एल मित्रा
और 5वें हो गए डीपी खेतान, 6ठे हो गए एन गोपाल स्वामी अयंगर और 7वें हो गए मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 जो ऐसे हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये कौन, किसके अध्यक्ष थे? संविधान सभा के। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशिष्टता है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि विधि का शासन, ये संकल्पना जो है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विधि का शासन का मतलब क्या होता है। विधि का मतलब होता है कानून, तो कानून का शासन। तो जहाँ पे कानून का शासन होगा वहाँ पे लोकतंत्र होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष का शासन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक तंत्र। और एक तंत्र जो होता है वो हमेशा निरंकुश शासन होता है। तो विधि का शासन जो है वो संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, यदि आपको पूछे कि एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है फ्रेंड्स, यदि आपने प्रीवियस जो है क्वेश्चन किए हैं या फिर एग्जाम दिए हैं तो ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसे हम मिनी संविधान कहते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया था संविधान के अंदर, इसलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये एक ही बार प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ था और ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और यदि आपको ये पूछ ले कि ये संविधान किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम ये संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें संशोधन के टाइम मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम। और यदि आपको ये पूछ ले कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन सी समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़े गए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीकरण जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि यदि सत्ता किसी एक ही पार्टी के हाथ में होती है तो उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो यदि एक ही पार्टी के हाथ में होगा तो उसे हम एक तंत्र कह सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि लोकतंत्र राज्य ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी राज्य। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका चीन। चीन में जो है एक ही पार्टी राज करती है, तो वहाँ पे समाजवादी शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि द्विसदन पद्धति किसका अनिवार्य लक्षण है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली जो होती है, संघीय का मतलब होता है कि संघ का मतलब है प्रांतों से मिला हुआ देश। जैसे हमारा देश जो है वो संघीय प्रणाली पर आधारित है और संघीय प्रणाली में द्विसदनीय होती है। जैसे एक निम्न सदन एक उच्च सदन होगा। निम्न सदन जैसे कि लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। निम्न सदन जो होता है लोकसभा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जनता का प्रतिनिधि होता है और उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधि होता है। तो संघीय प्रणाली जो है वो द्विसदन प्रणाली का ही अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने यहाँ पे इसका आंसर आता होगा आपको। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ना कि संविधान सभा का अध्यक्ष। मैंने आपको अभी बताया था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो स्थायी सदस्य थे या स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष, यहाँ पे पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बी एन राव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बी एन राव। बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। संघीय प्रकार की शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो ये आपको बताना है कि गंभीर दोष क्या है।
ये क्वेश्चन MTS 2008 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पृथकता का खतरा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संघीय जो सरकार होती है वो द्विसदनीय होती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग अपने हिसाब से नियम से चल सकती हैं। तो राज्य सरकार अपने नियम बना के देश से अलग होने की वहाँ पे संभावना रहती है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन संभावना रहती है। तो पृथकता का खतरा जो है एक गंभीर दोष है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो यहाँ पे ये बताना है कि संविधान कब अपनाया गया था। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दो डेट में, एक तो 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। देखिए, यदि आपको ये पूछे कि संविधान कब अपनाया गया या फिर कब अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया या फिर आत्मसमर्पित कब किया गया था या ठीक है, ये वर्ड जो आए तो आपको आंसर जो है वो सी करेक्ट करना है, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। जब तैयार हो गया मतलब अपन ने अपना लिया था। लेकिन यदि ये वर्ड पूछे कि संविधान कब लागू किया गया था तब तो यहाँ पे हमारा आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी वर्ड आए, अंगीकृत, अधिनियमित या फिर अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बने, ये आपको बताना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। और यदि आपको पूछे कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आपके 8 हैं। कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और जो 8वां है वो दमन एंड द्वीप व दादरा नगर हवेली, ये दोनों जो है वो मिलकर एक ही बना दिया गया है। इसलिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 ना होकर 8 ही है अभी के समय। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीवी, इन द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट भूल जाते हैं क्योंकि सन याद करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। संसदीय अधिनियम 1973 के तहत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी, इन तीनों का नाम बदलकर एक ही नाम रख दिया गया था, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए ही करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा संविधान का पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, ये भारत और इंडिया दोनों शब्द जो हैं वो अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। उसके बाद में लिखा गया है राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नहीं होगा। सर्व सत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय, ये सीपीओ में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, संघीय। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें भी लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये जो संघीय शब्द जो है वो नहीं लिखा गया है। इसकी जगह क्या दिया गया है? इसकी जगह दिया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो प्रस्तावना में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान बनाने के लिए किया गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये कब आई थी? तो ये 1946 में आई थी। ये भी सन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आपको बताना है केंद्रीय विधानसभा जो है उसका प्रथम गठन कब किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 1921। यदि आपको ये पूछ ले कि जो केंद्रीय विधानसभा का गठन है वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, 1919 का अधिनियम। लेकिन गठन तो 1921 में किया गया था, लेकिन अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत की अंत्यकालीन संसद में कितने सदस्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है कि अंत्यकालीन संसद में कितने सदस्य थे, यानी कि जब पहली बार संसद बनी थी तब कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, 296 जो सदस्य थे उस टाइम संसद में 296 सदस्य थे। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, हमने फटाफट इसका रिवीजन किया है। आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने राइट हुए हैं। यदि फ्रेंड्स आपके 20+ आंसर सही हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द आएगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।